अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, हमने आयोनाइजेशन एनर्जी वाले टॉपिक पे बात मुकम्मल की थी। आज उसी के सिलसिले में एक और छोटा सा टॉपिक है हमारा हायर आयोनाइजेशन एनर्जी। आपने ये बात पीछे पढ़ी थी कि किसी भी आज़ाद न्यूट्रल इंडिपेंडेंट गैसियस एटम के सबसे बाहर वाले शेल में से जब कम से कम एक इलेक्ट्रॉन निकाल के उसको पॉजिटिव आयन या कैटायन में तब्दील करते हैं तो इस अमल में जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी की हमें ज़रूरत होती है उसे हम तारीफ़ की रूह से आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। असल में उसको हम फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी भी कह सकते हैं, क्योंकि जब पहला इलेक्ट्रॉन एटम के बाहर वाले शेल से निकाला जाता है तो उसके लिए जितनी एनर्जी की ज़रूरत होती है उसको फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी कहा जाता है। मिसाल के तौर पर आपने ये मैग्नीशियम वाली मिसाल पीछे पढ़ी थी कि मैग्नीशियम के बाहर वाले शेल से जब पहला इलेक्ट्रॉन निकाल के उसको मैग्नीशियम पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट करेंगे तो 738 किलो जॉल पर मोल एनर्जी इस अमल में खारिज होती है। अब पहला इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ये जो 738 किलो जॉल एनर्जी है जो हमें दरकार होगी, इसे हम फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। पहला इलेक्ट्रॉन निकाल के उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। उस पॉजिटिवली चार्ज आयन्स में से जब एक और इलेक्ट्रॉन निकाल के उसको +2 चार्ज वाले आयन में हमने कन्वर्ट करना है तो जो दूसरी दफ़ा फिर आपको एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी जो कि 1450 किलो जॉल पर मोल वैल्यू बुक में बताई गई है, इसे हम साइंस की ज़ुबान में सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी कहेंगे। यानी पहला इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो रिक्वायर्ड एनर्जी है वो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो रिक्वायर्ड एनर्जी है उसको सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। और इसी तरह अगर आपने एक तीसरा इलेक्ट्रॉन भी निकालना हो तो उसके लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी उसको थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी कहेंगे। और मैग्नीशियम के केस में अगर यही मिसाल आगे कंटिन्यू रखें तो जो थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी है वो 7730 किलो जॉल पर मोल बनती है। इसी तरह अगर चौथा निकालना हो तो उसके लिए जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी वो फोर्थ आयोनाइजेशन एनर्जी एंड सो ऑन, और इसी तरह सिलसिला आगे चलता जाएगा। अब इसमें यहाँ से जो बात क्लियर हुई वो ये हुई कि जैसे जैसे रिमूव किए जाने वाले इलेक्ट्रॉनों की तादाद बढ़ती है, मसलन यहाँ पहला इलेक्ट्रॉन रिमूव किया तो 738 किलो जॉल चाहिए थी, जब दूसरा रिमूव किया तो 1450 चाहिए थी, जब तीसरा रिमूव किया तो 7730 चाहिए थी। यानी इसका मतलब जैसे जैसे रिमूव किए जाने वाले इलेक्ट्रॉनों की तादाद बढ़ती है वैसे वैसे आयोनाइजेशन एनर्जी भी इंक्रीज होती जाती है या आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू में भी इजाफा होता जाता है। अब ऐसा क्यों है, इंक्रीज क्यों करती है आयोनाइजेशन एनर्जी? तो उसकी वजह यह है कि जब आप सेकंड इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हैं तो वो आप असल में पॉजिटिव आयन से रिमूव करते हैं, वो न्यूट्रल एटम से रिमूव नहीं करते। मतलब यहाँ आपने पहला इलेक्ट्रॉन जब निकाला तो वो मैग्नीशियम के न्यूट्रल एटम से निकाला था, लेकिन जब आपने उसके बाद एक और इलेक्ट्रॉन निकाला तो वो आप देख रहे हैं कि +1 चार्ज ऊपर डाला हुआ है। इसका मतलब है कि अब सेकंड इलेक्ट्रॉन आप इस आयन से निकाल रहे हैं, न्यूट्रल मैग्नीशियम एटम से नहीं निकाल रहे। तो जब आप दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो वो पॉजिटिव आयन से रिमूव करते हैं, न्यूट्रल एटम से नहीं करते। लिहाजा इलेक्ट्रॉन चूंकि आप निकाल रहे हैं लेकिन न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स की जो तादाद है, जिसको आप साइंस की जुबान में न्यूक्लियर चार्ज कहते हैं, वो न्यूक्लियर चार्ज तो उतना ही रहेगा। लिहाजा बाकी बच जाने वाले या बकाया बच जाने वाले इलेक्ट्रॉनों को न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा मजबूती से अट्रैक्ट करता है। लिहाजा उस वजह से आप कह सकते हैं कि जो आयोनाइजेशन एनर्जी वैल्यू है वो इंक्रीज करती जाएगी जैसे जैसे रिमूव किए जाने वाले इलेक्ट्रॉन्स की तादाद में इजाफा होता जाएगा। मसलन जैसे अब यहाँ मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 था तो इसका मतलब इसके न्यूक्लियस में 12 प्रोटॉन होंगे और बाहर इलेक्ट्रॉन भी 12 होंगे। लेकिन जब आपने एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो इलेक्ट्रॉन रह गए 11। अब 11 इलेक्ट्रॉन्स को 12 प्रोटॉन्स खींच रहे हैं। फिर जब आप एक और इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं तो इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे 10। अब 10 इलेक्ट्रॉन्स को 12 प्रोटॉन अट्रैक्ट कर रहे होंगे। अगर आप एक और इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे तो इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे 9, जबकि न्यूक्लियस में प्रोटॉन तो 12 ही हैं। तो इसका मतलब है कि जैसे जैसे इलेक्ट्रॉनों की तादाद कम होती जा रही है तो ये जो बाकी इलेक्ट्रॉन पीछे बच जाते हैं इनको न्यूक्लियस में मौजूद जो प्रोटॉन्स हैं उनका जो पॉजिटिव चार्ज है, जिसको आप न्यूक्लियर चार्ज कहते हैं, वो न्यूक्लियर चार्ज बकाया बच जाने वाले इलेक्ट्रॉनों को ज़्यादा मजबूती से अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। लिहाजा
आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू जो है वो इंक्रीज करती जाती है। यही बात उसने आपको सेकंड पैराग्राफ की दूसरी लाइन में बताई है कि इट मीन्स कि आयोनाइजेशन एनर्जी वैल्यूज अंडरगो एन इंक्रीज, कि आयोनाइजेशन एनर्जी वैल्यू जो है उसमें इजाफा होता जाता है विद द इंक्रीज इन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू बी रिमूव्ड, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन्स जो रिमूव किए जाने वाले हैं उनकी तादाद में इजाफा होता जाता है। ये समझ लें कि यहाँ तक एक शॉर्ट क्वेश्चन की भी स्टेटमेंट बन जाती है कि आयोनाइजेशन एनर्जी वैल्यूज अंडरगो एन इंक्रीज विद द इंक्रीज इन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू बी रिमूव्ड, व्हाई। तो क्यों आयोनाइजेशन एनर्जी वैल्यू बढ़ती है, रिमूव किए जाने वाले इलेक्ट्रॉन्स की तादाद जैसे जैसे इंक्रीज होती है उसके साथ साथ, तो उसका आंसर फिर यहाँ से आगे से स्टार्ट हो जाता है कि दिस इज ड्यू टू द रीजन दैट सेकंड इलेक्ट्रॉन इज रिमूव्ड फ्रॉम ए पॉजिटिवली चार्ज आयन रादर दैन ए न्यूट्रल एटम, कि सेकंड इलेक्ट्रॉन जो होता है वो पॉजिटिवली चार्ज आयन से रिमूव किया जाता है, नॉट फ्रॉम न्यूट्रल एटम, न्यूट्रल एटम से नहीं रिमूव किया जाता। तो उस वजह से फिर जो डोमिनेंट पॉजिटिव चार्ज है, यानी जो गालिब पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस का है, वो होल्ड्स द इलेक्ट्रॉन्स मोर टाइटली, वो बकाया बच जाने वाले इलेक्ट्रॉन को ज्यादा मजबूती से होल्ड करता है, अट्रैक्ट करता है, एंड दस फर्दर रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन बिकम मोर डिफिकल्ट, लिहाजा मजीद इलेक्ट्रॉन रिमूव किया जाना मुश्किल होता जाता है, इसलिए आयोनाइजेशन एनर्जी वैल्यू जो है वो बढ़ती चली जाती है। तो यहां तक आपने उसका जवाब लिखना है। उसके बाद उसने एक फिक्रा लिखा है कि आयोनाइजेशन एनर्जी इज एन इंडेक्स टू मेटालिक करैक्टर, कि आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो मेटालिक करैक्टर की तरफ एक इंडेक्स यानी कि इशारा है। इंडेक्स का मतलब होता है इशारा करना, जैसे आप ये अपने दाएं हाथ की उंगली जो है इसको नमाज में ऐसे इशारा करते हैं अशहदु अन ला इलाहा पे, तो इसको इसलिए इंडेक्स फिंगर कहते हैं, यानी जिससे इशारा होता है। तो आयोनाइजेशन एनर्जी वैल्यू जो है वो कहता है ये एक इंडेक्स है किसी भी एलिमेंट का कि उसके अंदर मेटालिक करैक्टर कितना है। मेटालिक करैक्टर की टर्म सेकंड ईयर में जाके ज़्यादा यूज होती है, लेकिन आपको अभी से ये बात क्लियर होनी चाहिए कि टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन को मेटालिक करैक्टर कहते हैं। तो किसी एलिमेंट के अंदर टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन कितनी है, या दूसरे लफ्जों में उसका मेटालिक करैक्टर कितना है, ये चीज़ उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी वैल्यू से पता चलती है। जारी बात है जिसकी आयोनाइजेशन एनर्जी वैल्यू लो होगी इसका मतलब है कि वो जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, यानी उसमें टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होगी, यानी दूसरे लफ्जों में उसका मेटालिक करैक्टर भी उतना ही ज़्यादा होगा। और जिसकी आयोनाइजेशन एनर्जी वैल्यू हाई है इसका मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन लूज की बजाय इलेक्ट्रॉन गेन का रुझान ज़्यादा है, लिहाजा वो ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी खर्च करके ही इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा। इसलिए हम कहेंगे कि ये मेटालिक करैक्टर नहीं बल्कि नॉन मेटालिक करैक्टर रखता है। तो इसी बुनियाद पे उसने आपकी बुक में बताया है कि जिन एलिमेंट्स की आयोनाइजेशन एनर्जी लो होती है वो मेटल्स होती हैं, जिनकी आयोनाइजेशन एनर्जी हाई होती है वो अमूमन नॉन मेटल्स होती हैं, और जिनके अंदर आयोनाइजेशन एनर्जी दरमियानी सी होती है वो ये आखिरी लाइन में आप देख रहे हैं कि उनको हम मेटलॉइड्स कहते हैं। मेटलॉइड का मतलब होता है यानी धात नुमा या सेमी मेटल्स भी, जिनको सेकंड ईयर में उसने कहा हुआ है। तो मेटलॉइड्स वो होते हैं कि जिनकी इंटरमीडिएट यानी दरमियानी सी वैल्यू होती है आयोनाइजेशन एनर्जी की, ना ज़्यादा लो ना ज़्यादा हाई। उसके बाद लास्ट पैराग्राफ में उसने एक और इम्पोर्टेंट बात की तरफ इशारा किया है कि ये जो गैप होता है आयोनाइजेशन एनर्जी वैल्यूज़ का, यानी कि इनका जो आपस में डिफरेंस है, जैसे कि आप ये ऊपर 3 वैल्यूज़ का डिफरेंस देख रहे हैं। मैग्नीशियम की पहली वैल्यू 738 है, दूसरी 1450 है, तीसरी 7703 है, 30 है। तो ये इस तरह जो इनका आपस में ये जो वैल्यू का फ़र्क है, ये वैल्यू का फ़र्क जो है वो किसी एलिमेंट की वैलेंसी गैस करने में हमारी मदद करता है। मिसाल के तौर पर उसने बात की है कि अगर एक एलिमेंट की पहली आयोनाइजेशन एनर्जी और दूसरी आयोनाइजेशन एनर्जी के दरमियान वैल्यू का काफ़ी फ़र्क आ जाए तो इसका मतलब ये होता है कि उस एलिमेंट की जो वैलेंसी है वो ज़्यादा से ज़्यादा 1 तक हो सकती है। मसलन जैसे इसी को आप एक रफ मिसाल के तौर पे कंसिडर करें कि अगर पहली वैल्यू 738 है, आप एक लम्हे के लिए फ़र्ज़ करें कि इसकी दूसरी वैल्यू अगर सपोज 7730 होती तो 738 एनर्जी जो है वो तो ईजिली प्रोवाइड की जा सकती है एलिमेंट को, लेकिन 7730 वैल्यू प्रोवाइड करना जो है ये ज़रा मुश्किल काम हो जाता है। तो इसलिए इतनी एनर्जी चूंकि आम हालात में प्रोवाइड करना मुश्किल होती है,
इसलिए हम कहेंगे कि चूंकि 738 किलो जूल एनर्जी ही उसे इजीली प्रोवाइड की जा सकती है, लिहाजा समझ लें कि उसकी वैलेंसी ज़्यादा से ज़्यादा 1 ही अंडर ऑर्डिनरी कंडीशन मुमकिन है। सेकंड चूंकि वैल्यू बहुत हाई है और इतनी एनर्जी प्रोवाइड करनी मुमकिन नहीं है, इसलिए वैलेंसी जो है वो 1 तक की हो सकती है। तो ये इस तरह आयोनाइजेशन एनर्जी वैल्यूज हैं वो आपको एलिमेंट्स की वैलेंसीज गैस करने में भी मदद मुहैया करती हैं।